हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तन्वी त्यागी और आज हम एक मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है रॉन्ग टर्न। तो कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के घने जंगलों से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हैली नाम के कपल को देखते हैं जो क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है तो उसे अपने सामने एक गंदे पानी से भरी हुई एक नदी दिखाई देती है। रिची अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हैली को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है। इधर हैली जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है। लेकिन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है और रिच को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिच कोई जवाब नहीं देता। हैली रिच को सामने ना देखकर परेशान हो जाती है कि तभी अचानक से अपने चेहरे पर खून की कुछ बूंदों को गिरते देखकर वो हैरान हो जाती है। और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसकी नज़र रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। इससे पहले हैली कुछ समझ पाती कि कोई उसे बहुत तेजी से ऊपर खींचने लग जाता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काटते हुए खुद को संभालती है, लेकिन वो संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहाँ उसकी नज़र रिच की खून से लथपथ लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। अब उसी दौरान उसे पहाड़ी से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुनकर वो घबरा जाती है और जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है कि तभी अचानक से उसका पैर नुकीली तारों में फंस जाता है और वो गिर जाती है। और तभी वो कातिल उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नज़र इस इलाके में हो रही वारदातों पर जाती है, जहाँ न्यूज़ में एक के बाद एक गायब हो रही गाड़ियों के लापता होने की बात होती है। यहाँ तक कि लोग इस इलाके में जादू टोना देखने का भी दावा करते हैं। अब हम फिर से इस इलाके से एक गाड़ी को जाते हुए देखते हैं, जहां हम कैरिस को देखते हैं जो अपने एक इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है। अब सफ़र के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे बढ़ता ना देखकर वो खुद को लेट होता पाता है। अब वो ट्रैफिक से परेशान होकर अपनी गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है और ट्रक के ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते उन्हें कई घंटे वहीं गुजारने पड़ेंगे। और ये सुनकर कैरिस परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका होता है। फिर वो वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है, जहां वो अपने लेट होने की खबर कंपनी को देने की कोशिश करता है, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से फ़ोन कट जाता है। अब फ़ोन की तलाश में कैरिस की नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं और उनके बीच में से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां उसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो शायद किसी बीमारी से गुजर रहा होता है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड होने की वजह से वो फ़ोन नहीं कर पाता और वो फ़ोन को वहीं रख कर गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है। लेकिन स्टेशन मालिक कैरिस की बातों को इग्नोर कर देता है और कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी कैरिस की नज़र वहां लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे शहर जाने के लिए कुछ कच्चा रास्ता दिखाई देता है और फिर वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर स्टेशन का मालिक उसे इस रास्ते पर जाने की सलाह देता है। और फिर कैरिस गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहां वो पहाड़ों और काफ़ी घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है। अब कैरिस ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और फिर वो अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ा देता है और तभी उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है और उस हिरन को देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी सामने की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयंकर एक्सीडेंट होता है। लेकिन कैरिस इस हादसे से बच जाता है और खुद को संभालते हुए कैरिस उन सबसे माफ़ी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने की बात करता है। साथ ही वो इनसे बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी करने की वजह भी पूछता है, जहां फैंसी उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कंटीली तारें बिछा रखी हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। तभी इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन कैरिस इन्हें वहां जाने से मना करता है। फिर सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन ईवान और फैंसीन गाड़ियों की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान उनकी नज़र सड़क पर मरे एक नेवले पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने उसे थोड़ी देर पहले ही फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें जंगलों में गाड़ियों के कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर कैरिस को खतरे का अंदेशा होता है, पर वो सबको आगे बढ़ते रहने को कहता है। इधर फैंसीन और इवान जो गाड़ियों की देखभाल कर रहे होते हैं, इन्हें अचानक से झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और इवान उन झाड़ियों में देखने के लिए चला जाता है।
फैंसी ईवान को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। और जहां चलते चलते उसकी नज़र ईवान के एक जूते पर पड़ती है और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र ईवान के कटे हुए कान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है कि तभी वो कातिल उस पर पीछे से हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग रोड के आखिर में पहुंच जाते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। जहां चलते चलते उनकी नज़र एक घर पर पड़ती है और वो सब मदद मांगने के लिए उस घर में जाते हैं। कैरिस उस घर के आसपास ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए उस घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जल्दी इन्हें पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। अब वो सब घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ इनकी नज़र खाने की टेबल पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि वर्षों से इस घर में साफ सफाई नहीं हुई है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती। अब जैसे ही कैरिस फ्रिज को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज में ढेर सारा इंसानी खून और मांस मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ जेसी को भी एक कमरे में वही कंटीली तार मिलती है जिसमें इनकी गाड़ी के टायर को फड़वाया था। अब ये सब देखकर चारों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी कैरिस की नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ उसे एक गाड़ी उनकी गाड़ियों के साथ वहाँ आते हुए दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से चारों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते देखते हैं। वो अंदर आकर फैंसीन की लाश को ज़मीन पर फेंक देता है और हमारी नज़र वहाँ कैरिस और जेसी पर जाती है, जो फैंसीन की लाश को देखकर सकते में आ जाते हैं। और वहाँ हम पहली बार उन 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रेंसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज़ धार-औज़ारों से इसको काटना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये खूनी मंजर देखकर जेसी जैसे ही चिल्लाने लगती है, वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर सभी दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते ही हैं कि इसी बीच एक आदमखोर की नज़र इन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सभी घर के पीछे की तरफ भागने लगते हैं। अब देखते ही देखते वो आदमखोर भी उन सबको ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और कैरिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए उस आदमखोर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर उस पर गोली चला देता है और कैरिस जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 लोग हैरान रह जाते हैं। अब हम स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं और भागते हुए ही इसकी नज़र एक ट्रक पर जाती है और वो इस ट्रक को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है कि इसी वक्त एक तीर इसके सीने के आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक एक दलदल के गड्ढे में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों के शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ कार्लीन इनको ऊपर देखने का इशारा करती है और जैसे ही वो सब पलटकर देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सब खुश हो जाते हैं और वो तीनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन ऊपर किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को वहाँ एक पुराना रेडियो मिलता है। वो उसे ऑन करके मदद मांगती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन तभी कैरिस को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो देखता है तो उसकी नज़र नीचे से गुजर रहे तीनों आदमखोरों पर पड़ती है, जो टावर को देखकर उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको ऊपर आता देखकर कैरिस वहां रखे हुए सामान को टावर के एंटर गेट पर रखना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद रेडियो से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। पर तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां रखे एक बक्से की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ डालती है और तभी कैरिस की नज़र टावर के नीचे एक घने पेड़ पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस पर कूद जाते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर भी देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनको अपनी तरफ आता देख वो तीनों एकदम से दूसरे पेड़ पर जाते दिखाई देते हैं, जहां एक पेड़ को पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नज़दीक पहुंच जाता है और मौका पाते ही अपनी कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार करते हुए उसके 2 टुकड़े कर डालता है। अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे अपने पीछे से एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है और उसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और वो भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है और जैसे ही एक पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता ही है कि उसी वक्त एक तीर उसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने के लिए आता है और कैरिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर उसे देखने के लिए नीचे झुकता है,
लेकिन गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वो हैरान रह जाता है और कैरिस को इधर उधर ढूंढने लगता है। अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ इन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ था। अब जैसे ही वो एक आंख वाला आदमखोर जेसी को मारने लगता है, उसे बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो आदमखोर दरवाजे की तरफ बढ़ता ही है कि कैरिस गाड़ी से हमला करते हुए उसे कुचल डालता है और गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे हैवान को एक नुकीले तीर से हमला करते हुए इसे भी मार डालता है। कैरिस जेसी को बचाते हुए खोलने लगता है और इसी बीच एक आदमखोर कैरिस पर फिर से हमला कर देता है। अब कैरिस को खतरे में देखकर जेसी पास रखे एक तीर की मदद से उस आदमखोर पर हमला करते हुए इसे मार डालती है और वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन उसी बीच कैरिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहां वो इसके गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते वहां एक जोरदार धमाका होता है और उस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब हम फिर से उसी सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचे थे। उस ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डर कर दरवाजा बंद कर देता है